हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 5 हिंदी वीणा के पार्ट 1 किरण, जो कि एक कविता है, के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये पाठ की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने कविता की व्याख्या की थी और साथ ही सोचिए और लिखिए के प्रश्न नंबर 4 तक डिस्कस किया था। और इस वीडियो को समझ और अनुभव से शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 5 वीणा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समझ और अनुभव का पहला प्रश्न है, कहने लगी किरण ये सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं। ये बात किरण छोटी सी बच्ची से कहती है कि मैं कब सो पाती हूँ, मैं भी सो नहीं पाती हूँ, मैं तो दूसरी दुनिया में बच्चों को जगाने चली जाती हूँ। इस तरह से किरण बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ एक निश्चित समय पर हर दिन आती जाती है। जिस तरह से किरण परिश्रम करती है उसी तरह से आपके आसपास जो भी परिश्रम करता है उसके बारे में लिखिए। आप लिख सकते हैं, मेरे आसपास कई लोग परिश्रम करते हैं, जिसमें मेरे माता पिता, शिक्षक और सहकर्मी शामिल हैं। उनके परिश्रम को देखकर मुझे भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। या इनके अतिरिक्त अगर कोई आपको परिश्रम करता हुआ दिखाई दे तो उसके बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। सामान्यतः आपके घर में आपको आपके माता पिता, दादा दादी या बड़े भाई या बहन जगाते होंगे, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आपके घर वाले ही आपको प्रोत्साहित करते होंगे, आपके शिक्षक आपको प्रोत्साहित करते होंगे, तो इनके बारे में लिखिए। या आपको जो भी जगाता हो, जो भी प्रोत्साहित करता हो, उनके बारे में लिखिए। और साथ ये भी लिखिए कि आप उनके लिए क्या करते हैं। आप लिख सकते हैं, जो लोग मुझे किरण की भांति जगाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, वो हैं मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरी बड़ी बहन। मैं अपनी माँ के साथ साफ़ सफाई में हाथ बटाता हूँ या बटाती हूँ, दादा दादी को पार्क में घुमाने ले जाता हूँ आदि। या फिर इसके अतिरिक्त अगर आप उनका कोई और काम करते हो तो वो लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चाँद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर मैंने छठ पूजा के बारे में लिखा है। आपके घर में या आपके प्रदेश में जो भी त्यौहार मनाया जाता हो, आप उसके बारे में अपने बड़ों से पूछिए और उसके बारे में लिखिए। अगर आप छठ पूजा के बारे में लिखते हैं तो लिख सकते हैं, मेरे प्रदेश में सूर्य से जुड़ा त्यौहार छठ मनाया जाता है। छठ का त्यौहार हिंदू कैलेंडर वर्ष के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। यह महान भारतीय त्यौहार सूर्य देव यानी सूर्य देव की पूजा करके मनाया जाता है। यह तपस्या और समर्पण का त्यौहार है। इसे छठ, छठी, छठ महोत्सव, डाला पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है अनुमान और कल्पना। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात कि यदि किरण कभी ना आए और ना जाए तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमारे वो सारे काम जो सूरज की रोशनी में होते हैं रुक जाएंगे, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, बीज से पौधा नहीं उगेगा, हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा, यदि किरण कभी न आए या कभी ना जाए तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, पौधे नहीं उगेंगे, मौसम ठंडा हो जाएगा, वो सभी काम जो केवल किरणों के आने पर होते हैं नहीं हो पाएंगे, जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बीज नहीं उगेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे या फिर अंधेरे में स्कूल लगेगा। अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। आप कहाँ जाना चाहेंगे उसके बारे में लिखिए। या फिर उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यदि मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं उस देश में जाना चाहूँगी या चाहूँगा जहाँ जाकर मन खुश हो जाए, हरी भरी घाटियाँ हो, सुंदर पेड़ पौधे और फूल लगे हों, क्योंकि मुझे इस तरह का मौसम सुहावना लगता है। अगला अभ्यास है भाषा की बात। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों, एक समान हों।
समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे सूर्य को रवि, दिनकर, प्रभाकर आदि कहते हैं। ये सभी सूर्य के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या कहा गया है। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर इनके समानार्थी शब्द हैं। आपको इन शब्दों के यहाँ पर जो भी समानार्थी शब्द दिए हुए हैं उन पर गोला लगाना है। पहला शब्द है नभ। नभ का समानार्थी या पर्यायवाची होता है आकाश, इस पर गोला लगाएंगे। दूसरा अंबर, इस पर गोला लगाएंगे। तीसरा है नभचर। नभचर मतलब नभ में रहने वाला, इस पर गोला नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आकाश नहीं होता है। दूसरा शब्द है हवा। हवा का पर्यायवाची है या समानार्थी है वायु, पवन। व्योम इसका पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। व्योम का मतलब होता है आकाश। अगला शब्द है पेड़। पेड़ का समानार्थी है वृक्ष और तरु। विशाल का मतलब होता है बड़ा, इसे गोला नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है फूल। फूल का समानार्थी है कुसुम, सुमन। सरिता का अर्थ होता है नदी, इस पर गोला नहीं लगाएंगे। और अंतिम शब्द है दुनिया। दुनिया का मतलब होता है या समानार्थी शब्द होता है संसार, विश्व। भूमि का मतलब होता है ज़मीन, इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। यहाँ पर रेखांकित शब्द है आज। आज का यहाँ पर हो जाएगा कल, विपरीत शब्द आई। आई का विपरीत शब्द यहाँ पे होगा गई। अगला है शाम। शाम का विपरीत शब्द यहाँ पे हो जाएगा सुबह। अगला है जागने। जागने का विपरीत शब्द यहाँ पर हो जाएगा सोने। रेखांकित किए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को इस तरह से भरेंगे। का पर है मैं आज परी कथा पढ़ूँगा, कल आप पढ़ लेना। आज का विपरीत अर्थ वाला शब्द कल है। खा पर है मैं जब तक खेलने के लिए आई। आई का विपरीत शब्द हो जाएगा गई। तब तक हरिका चली गई थी। गा पर है वह सुबह आया और शाम को चला गया। सुबह का विपरीतार्थी शाम। घा पर है मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागने का विपरीतार्थी सोने। 3 नंबर पर है चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी। हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगीं, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हों। यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य को वाक्यों में लिखा गया है और इन्हीं वाक्यों को यहाँ पर कविता के रूप में लिखा गया है। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है चंद्रमा चमक रहा है और दूसरा है तारे भी चमक रहे हैं। इसे कविता के रूप में इस तरह से लिखेंगे चंदा चमका तारे चमके। आगे है आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। इसे लिखेंगे चमका सारा अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश और प्रकाश ही प्रकाश का मतलब है चमका सारा। इसी तरह से वाक्यों को कविता के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। आप किसी के बारे में भी सामान्य बातें लिख करके उसे कविता में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कमल फूलों का राजा है, जिस पर भंवरा नाचता है, तितली आकर ढोल बजाती है और हवा गुनगुन करके गाती है। अगर आप इन वाक्यों को कविता के रूप में लिखें तो कविता इस तरह से हो जाएगी। कमल है फूलों का राजा, भंवरा उस पर नाच दिखाता, तितली आकर ढोल बजाती, हवा भी गुनगुन गाना गाती। जब भी हम किन्हीं वाक्यों को कविता के रूप में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी पंक्तियाँ लिखें उनका अर्थ वही होना चाहिए जो वाक्य का है, और ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अंत में तुकांत शब्द आएँ। और शब्दों का चयन लिखते समय इस तरह से करना है कि उनको पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे, शब्द या कविता आकर्षक लगे। जैसे यहाँ पर था कमल फूलों का राजा है, तो इसके लिए कविता में पंक्ति हो गई कमल है फूलों का राजा, जिस पर भंवरा नाचता है, भंवरा उस पर नाच दिखाता, तितली आकर ढोल बजाती, तितली आकर ढोल बजाती और हवा गुनगुन करके गाती है, हवा भी गुनगुन गाती। अगला अभ्यास है आपकी बातचीत। यहाँ पर है कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से
किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने आप ही किसी न किसी से बातचीत करते रहते हैं। ठीक उसी तरह से इस कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो इनमें से आप किससे बात करना पसंद करेंगे? उस पर सही का निशान लगाइए। आपको जिससे भी बात करना पसंद हो, आप उसमें सही का चिन्ह लगाइए। अधिकतर बच्चे चाँद से, तितली से, बादल से, वृक्ष से, हवा से बात करना पसंद करते हैं। अब आपने जिसमें भी टिक लगाया है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। और दूसरा है, अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। जैसे चाँद से आप बातचीत कर सकते हैं कि चंदा मामा, तुम इतनी दूर क्यों हो? तुम इतने सुंदर क्यों हो? तुम रात में क्यों चमकते हो? चंदा मामा, दूध मलाई खाओगे? चंदा मामा, मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इसी तरह से तितली से आप बातचीत कर सकते हैं कि तितली रानी, तुम इतनी रंग बिरंगी क्यों हो? तुम फूल फूल पर क्यों मंडराती हो? क्या तुम फूलों से रस खाती हो? आओ मेरे साथ खेलो ना, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से चाँद से या तितली से आप जो भी बातें करते हैं, उसे अभिनय के साथ, एक्टिंग के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ बातचीत करिए। और अंत में है, इसी पे जानिए, इसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दी गई वीडियो की लिंक से आप इसे डिटेल में जान सकते हैं। तो ये था पाठ का अंतिम भाग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।